शेयर्स शेयर्स परचेज करने के लिए जो भी ब्रोकरेज पे की गई है वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिए आपको, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। जब भी कोई और एसेट हम परचेज करते हैं तो उसके लिए जो भी ब्रोकरेज हमने पे की है वो हमेशा कॉस्ट में ऐड होती है। इसी तरीके से सेल करने के लिए जो भी ब्रोकरेज हमने पे की है वो ब्रोकरेज सेल कंसिडरेशन में से लेस कर दी है, तो शेयर्स के लिए भी सेम ट्रीटमेंट एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन सरकार हमसे एक टैक्स मांगती है, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वो एसटीटी साफ लिखा हुआ है सेक्शन 48 में, शेल नॉट बी अलाउड डिडक्शन, किसी भी तरीके से ना तो उसे कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं ना ही उसे सेल कंसिडरेशन में से लेस कर सकते हैं। की पॉइंट है, एसटीटी ना तो ऐड होगा कोआ में ना ही लेस होगा। सरकार कहती है छोटा सा टैक्स है। हाँ, इस टाइम पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि वैसे अगर एसटीटी पेड हो जाता है तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट होता है? आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। इसका मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप इसे कंप्यूट करते समय एसटीटी को बिल्कुल जीरो कर देंगे, इग्नोर कर देंगे वहां से। नेक्स्ट, शेयर्स आपके बोनस शेयर्स अगर हैं, बोनस शेयर्स हैं तो हमें फ्री में अलॉट होते हैं, हमारी पॉकेट से कुछ भी खर्चा नहीं होता, इसीलिए उसकी कॉस्ट निल ली जाती है। लेकिन एक लैंग्वेज में एक एरर रह गया, अगर बोनस शेयर्स 1481 से पहले अलॉट हो गए थे तो जो प्रोविजन है लॉ के वो ये कहते हैं एनी एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1481 then assessee has the option to take either actual cost of the asset to him or FMV on 1481। अब एक्चुअल कॉस्ट तो नील थी लेकिन 1481 को FMV आ सकती है। उस सिचुएशन में हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे FMV लेने की, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिर्फ तब जब एसेट हमारे पास 1481 से पहले आ गई हो। अगर बोनस शेयर 1481 या उसके बाद आए हैं तो उसकी कॉस्ट हमेशा निल रहेगी। अगर उससे पहले आए हैं सिर्फ तभी आप उसकी एफएमवी देख सकते हैं। फिर एफएमवी को इंडेक्स कर लीजिएगा, वहां पर लॉ में एक छोटी सी गलती है। नेक्स्ट, शेयर्स, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स के 3 पार्ट हैं। नंबर 1, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर था उसको ऑफर मिली और उसने शेयर्स परचेज भी कर ली अपने साथ साथ। वहां पर अगर आपको ऑफर मिली और आपने शेयर्स परचेज भी कर लिया आपने, तो जितना आपने अमाउंट कंपनी को पे किया है उतनी आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी। दैट विल बी आवर कॉस्ट, कीप इट इन माइंड। तो राइट शेयर्स जिसको ऑफर मिली उसी ने खरीद लिए, तो उसमें मार्केट वैल्यू मत देखिएगा, उसमें देखिएगा कि कंपनी को आपने कितना पे किया। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है उसने शेयर्स परचेज ना करके राइट ऑफ शेयर्स आगे सेल कर दिया हो। अगर उसने राइट ऑफ शेयर सेल कर दिया आगे, तो उस सिचुएशन में वो जो राइट मिला था आपको उसकी कॉस्ट निल, उसकी कॉस्ट 0 है। वहां पर जितने में सेल करेंगे दैट शैल बी योर सेल कंसिडरेशन। नॉर्मली इट शैल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि राइट जो है बहुत कम टाइम के लिए आपको मिलता है वाला है। फिर तीसरा इसका पार्ट आता है, आपने जिसको राइट बेचा उसके लिए शेयर्स की कॉस्ट कितनी आएगी। मेरे पास राइट आया था, मैंने वो राइट किसी एक्स पर्सन को बेच दिया, वो एक्स पर्सन के लिए शेयर्स की कॉस्ट कितनी आएगी, जितना उसने मुझे पे किया था प्लस जितना कंपनी को पे किया था। याद रखिएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग हमेशा तब से चलता है जब आपको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से लेकर चलेंगे। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईसो। इसका इंपैक्ट 2 चैप्टर्स में आता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के शेयर्स आपको सस्ते में देता है, आपको मार्केट वैल्यू से कम में देता है। एग्जाम्पल से समझें, अगर मार्केट वैल्यू 10 रुपीज चल रही है शेयर की, तो एम्प्लॉयर कहेगा एम्प्लॉय को कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए मैं आपको 10 रुपी का शेयर कम में दे रहा हूं, 7 रुपीज में दे रहा हूं आपको मैं। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दिया अगर, तो वो बेनिफिट हमेशा सैलरी चैप्टर में आता आपका। तो 10 रुपीज का शेयर था, 7 रुपीज में दे दिया, तो 3 रुपीज शेल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। अब कल को वो शेयर जो खरीदा था एम्प्लॉई ने, वो 12 रुपीज में सेल कर दिया। अब 7 में खरीदा था एम्प्लॉयर से, 12 में बेचा, तो कैपिटल गेन में 5 रुपीज टैक्सेबल नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते वहां पर हम? क्योंकि 7 का खरीदा, 12 का बेचा, 5 में से 3 रुपीज ऑलरेडी आप सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल कर चुके हैं।
If I tax 5 rupees again, then it would amount to double taxation. तो कैपिटल गेन कहता है कि कॉस्ट 10 रुपीज मानकर चलूंगा मैं, जो एफएमवी थी मेरी, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन है वो मेरा कैपिटल गेन में आ जाएगा. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, बायबैक ऑफ शेयर. सिंपल पॉइंट है, जितने में आपने कंपनी को सेल किए दैट शैल बी सेल कंसीडरेशन, नथिंग स्पेशल. डीमैट, सारे शेयर डीमैट में होते हैं, अगर डीमैट में ना भी हो तब भी हमेशा फीफो चलता है, यानी कि जो सबसे पहले खरीदे वही सबसे पहले बेचे जाते हैं आपके वहां पर. फॉर फीचर ऑफ शेयर, अगर कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए हैं आपके, तो आपकी कॉस्ट जो थी, जितना आपने कंपनी को पे किया था, सेल कंसिडरेशन आपकी जीरो हो जाती है. इट विल रिजल्ट इन लॉस, नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो लॉस आप और जगह से भी एडजस्ट कर सकते हैं वहां पर. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. सेक्शन 10 क्लॉज 38 एंड सेक्शन 111A. ट्रिपल 1A और 1038 दोनों ही सेम कंडीशंस की बात करते हैं. सिर्फ एक छोटी सी बात का फर्क है, वो ये कि 10 क्लॉज 38 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डील करता है, जबकि सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डील करता है. डिडक्शन का जब चैप्टर पढ़ेंगे, टैक्स निकालेंगे जब, तो ये बात बहुत काम आएगी. अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा हो तो कभी भी वो इक्विटी शेयर्स का नहीं होगा. हो सकता वो आपका ज्वेलरी का हो, हाउस का हो, किसी और चीज का हो. जब भी कहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, तो वो इक्विटी शेयर्स का होगा जो कि लिस्टेड है, आरएससी के थ्रू बिके, एसटीटी पीरियड है उस पर. अगर ये सारी शर्तें हैं कि आपका इक्विटी शेयर्स हैं, आरएससी पर लिस्टेड हैं और एसटीटी पेड है, तभी 15% टैक्स लेगा, याद रखिएगा. अदरवाइज लॉन्ग टर्म है तो फुल्ली एग्जाम. अगर लॉन्ग टर्म है तो क्या कंप्यूट करके दिखाएं हम, डिपेंड टाइम कितना हमारे पास. अदरवाइज सिंपली आप एग्जाम भी कर सकते हैं, एग्जाम अंडर सेक्शन 1038. अजम्पशन का स्कोप है, याद रख के चलिएगा. नेक्स्ट, इसी में अच्छा ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स टैक्सेबल हैं क्योंकि लिस्टेड नहीं हो सकते. क्या ऐसा हो सकता है कि शेयर लिस्टेड हो, आरएससी पर इक्विटी हो, फिर भी टैक्सेबल हो जाए? फिर हो सकता आपने प्राइवेटली सेल कर दी हो आपने. करेक्ट. चलिए अब आगे बढ़िए. स्लम सेल, सेक्शन 50 क्लॉज बी. अगर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अंडरटेकिंग कब से ओन्ड थी. जो एग्जाम का क्वेश्चन था उसमें ये नहीं गिवन था कि कब से आपकी ओनरशिप स्टार्ट हुई. अगर ये ऐसा ना लिखा हो तो हम अजम्पशन लेकर उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर दिया. अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ जाता तो 50 कैपिटल भी साफ साफ कहता है कि इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगी आप पर. अब कैपिटल गेन निकल कर आ गया, नेचर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. अब हमें कैपिटल गेन निकालना है. सेल कंसिडरेशन जितना भी अमाउंट था, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर जितने भी हैं लेस कर दीजिए, वहां से अमाउंट आ जाएगा एनएससी. अब उसके बाद कोआ कोई की बजाय हम क्या लेस करेंगे यहां पर, नेटवर्थ. नेटवर्थ क्या चलेगी अपने माइंड में, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. एसेट जो है अपने सामने, उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसी यूनिट की देखिएगा जो आपकी स्लम सेल की गई है आपकी. लायबिलिटीज उसी यूनिट की देखिएगा, बस वहां पर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. रिवैल्यूएशन को हम चेक नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं. हम जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट है उनकी डेप्रिशिएट वैल्यू देखकर चलते हैं. यहां पर हम ये कोआ कोई अपने पास आ जाएगी. वैसे आपको एग्जांपल याद होगा आलू टमाटर प्याज वाला, याद है सासा? हाँ यस, ये तो याद रहती है बातें वाली. बाकी सेक्शन याद है सारे के सारे इसके यहाँ पे? अभी चेक करते हैं. नेक्स्ट पेज पर आओ जरा. सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कौन सा था ये बताओ, फिर याद है तो. बस बस हो गए काम बराबर. 45 1 कौन सा था, चार्जिंग सेक्शन. इसके 3 एक्सेप्शन थे. कौन कौन से 3? 1 कैपिटल ए किसका था, इंश्योरेंस. सबसेक्शन 2 किसका था, कन्वर्जन. और सबसेक्शन 5 किसका था, कंपल्सरी. हाँ ये याद नहीं, आलू टमाटर प्याज तो याद थे अच्छे से. अब 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए. सबसे पहली बात, अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है आपकी तो डिस्ट्रक्शन से पहले वाला जो पीरियड है सिर्फ उस तक देखा जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग. याद रखिए इंडेक्स भी वहीं तक का देखकर चलना है बस आपको, जब तक डिस्ट्रॉय हो गया. हाँ ये सारा अमाउंट टैक्सेबल किस ईयर में करेंगे, जब क्या होगा, अमाउंट शिल बी रिसीव, जिस ईयर में पैसा रिसीव करेंगे वहां पर आप. याद रखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग डिस्ट्रक्शन तक, इंडेक्स भी वहीं तक का, सिर्फ
टैक्सेबिलिटी का ईयर चेंज कर रहे हैं व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड। नेक्स्ट 45 सबसेक्शन 2, जब आप अपनी एसेट को कन्वर्ट कर रहे हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग वहीं तक का, इंडेक्स वहीं तक का, सिर्फ टैक्सेबल किस ईयर में करेंगे, जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। जिस ईयर में सेल करेंगे उस ईयर में मार्केट वैल्यू के ऊपर वाली इनकम आपकी पीजीपी में आ जाएगी, ध्यान रखे चलेगा। थर्ड 45 सबसेक्शन 5, ओरिजिनल कंपनसेशन किस ईयर में टैक्सेबल करके चलेंगे, जिस ईयर में जरा सा ही पार्ट मिल जाएगा। याद रखिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्विजिशन तक, इंडेक्सेशन एक्विजिशन तक, टैक्सेबल किस ईयर में करेंगे, जिस ईयर में जरा सा ही पैसा मिल जाएगा। इंक्रीज कंपनसेशन, एनहेंस कंपनसेशन, जब जब जितना मिलता रहेगा उस साल में उतना उतना टैक्सेबल होता रहेगा। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो ऊपर वाला था वही रहेगा। अगर कोई लीगल एक्सपेंस है वो लेस कर सकते हैं, कोई ऑलरेडी आप लेस कर चुके थे। एक अमेंडमेंट है, अगर इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम का मतलब क्या लिखा था हमने, कौन सा याद नहीं है, टेम्परेरी। टेम्परेरी ऑर्डर आया अगर आपका और पैसा मिल भी गया आपको, तब भी हम वो पैसा रिसीव के टाइम पर टैक्सेबल नहीं करेंगे। हम कब टैक्सेबल करेंगे, जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। करेक्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, सेल्फ जनरेटेड एसेट। 8 एसेट्स हैं, उसमें याद रखिएगा 2 स्पेशल पॉइंट। गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, क्या कहते हो, टैक्सेबल यस और नो? नो, गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन टैक्सेबल नहीं है। बाकी जितनी भी एसेट्स हैं आपकी, अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड हैं तो उनकी कॉस्ट निल, और अगर आपकी परचेज है तो जितना भी परचेज प्राइस था, डेप्रिशिएशन लगता उन सबके ऊपर 25% के हिसाब से। परचेज अगर नॉर्मली तो बिजनेस की है आपकी। ध्यान रखिएगा की पॉइंट, अगर 1481 से पहले एक्वायर कर रखी है आपने, इन सभी एसेट्स के लिए एफएमवी आप नहीं ले सकते, चाहे वो परचेज्ड हो चाहे वो सेल्फ जनरेटेड हो। की पॉइंट इसके लिए, इवन इफ दे आर परचेज, सरकार ने मना कर रखा है। नेक्स्ट, शाबाश, कंसंट्रेट, वर्क हार्ड। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। हार्ड वर्क ही बेस है, हर रोज सीखिए बात हमने वाली है। जितना कंसंट्रेट करोगे माइंड के एक एक सेकंड को, उतना अपने आप रिजल्ट बढ़ता है, उतना एग्जाम में अपने आप स्मूथनेस आती है। इस टाइम पर फुल कंसंट्रेशन। डेप्रिशिएबल एसेट कौन सा सेक्शन 50। जितनी भी डेप्रिशिएशन, जादू मंत्र याद है आपको, क्या मंत्र था याद करो, ओम रीम, बेकार कुछ याद नहीं आपको मंत्र। मंत्र प्रॉपरली है ओम रीम चामुंडाय नमे चू। उस स्वाहा, आग लगा दो एसिड के अंदर, स्वाहा छू बोलते हैं। फिर उसके बाद एसिड की आंख में आंख डाल के देखनी है आपको ध्यान से। फिर एसिड जवाब देगी, क्या जवाब देगी, मैं कौन हूं, शॉर्ट टर्म। एक एसेट है जो लॉन्ग टर्म हो सकती है, लैंड और पर्सनल एसेट्स जितनी भी हैं आपकी। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब सुनिए ध्यान से। ब्लॉक है एसेट्स का, वो ब्लॉक सारा बिक गया, खानदान का नामो निशान मिट गया, चिराग बुझ गया, तो उस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। अगर खानदान का चिराग जल रहा है लेकिन वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसकी, क्या मतलब है, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एसेट्स हैं लेकिन सेल कंसिडरेशन ज्यादा है उनसे, तो उस सिचुएशन के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गेन सुनो ध्यान से, फिर से सुनो। मेरे पास 5 एसेट्स हैं, लिसन टू मी, ए बी सी डी ई, पांचों की वैल्यू 1 लाख है। मैंने एक एसेट बेच दी उसमें से 3 लाख रुपए की। मेरे पास 5 एसेट्स हैं, वैल्यू 1 लाख रुपए है। मैंने एक एसेट बेच दी 3 लाख रुपए की। अब बताओ क्या होगा, 2 लाख रुपीज क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। करेक्ट। उसके बाद जो 4 बची हैं वो नील वैल्यू पर खड़ी है मेरी अभी। जब जब बिकती रहेंगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता रहेगा। एक केस पर कंसंट्रेट करना बस। मेरे पास 5 एसेट है ABCDE, 1 लाख वैल्यू है और मैंने एक एसेट बेची है 20,000 रुपीज में। 5 एसेट वैल्यू 1 लाख, एक एसेट बेची है 20,000 में, तो मेरी इफेक्टिवली कॉस्ट कितनी बची वहां पर, 80,000। क्या मुझे इस पर डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा क्या, यस
क्योंकि एसेट बची है और वैल्यू भी है। अब 80,000 कॉस्ट थी आपकी, आप उस पर इजीली डेप्रिशिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो क्या 80,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बना दें यहां पर हम? नो, क्योंकि आपको जो आपकी कॉस्ट है उसकी रिडक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली मिल रही है। तो हम दोबारा से इस बात पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्यों, सिर्फ इस केस पर ध्यान लगाना है जो लास्ट केस है। करेक्ट हो गया पॉइंट? चलिए